सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं, अपना बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जो हमारे यूनिट 2 है, सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने यूनिट 1 पहले से कवर कर ली है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी होम पेज पे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली, अगर आप सिलेबस में देखो तो क्या डील करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, जो आप अपनी 11th-12th में भी कर चुके हो। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखेंगे, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नई नई भी पढ़नी है, और कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपने पहले पढ़ रखी है, लाइक मीन, मोड, मीडियन एंड डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़। तो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक वीडियो पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शुरू करने से पहले हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक और बार उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए, ये पिछली वीडियो का कंटेंट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बोथ क्या होती है, इंक्लूडेड होती है, उसमें दोनों की दोनों इंक्लूडेड होगी। पर यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, नाम से पता लग रहा है ना, पर लोअर लिमिट यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दूँ, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज़ नथिंग बट अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा है जिसमें नंबर ऑफ अकरेंसेस बताए होते हैं। नंबर ऑफ अकरेंसेस को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अकरेंसेस। ये सारा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो जाके देखो, तब चैप्टर 2 समझ में आएगा। ऐसे सीधा मत जंप करा करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, तो देखो ये जो टेबल बन रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। यहाँ पे जो है अपर लिमिट एक्सक्लूडेड है, मतलब जो अपर लिमिट है ना, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो जो है वो अगले वाले फ्रीक्वेंसी की, अगले वाले इंटरवल की लोअर लिमिट है। ठीक है, तो ये अगले वाले इंटरवल की लोअर लिमिट होती है। तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे है, इसको हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, ये एक्सक्लूसिव वाला है। पर इंक्लूसिव वाला क्या होता है, जहाँ पे दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। देखो, ये 2000 से 4999 तक है, फिर अगला 5000 से 7999, फिर 8000 से यहाँ। और इनको हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ अकरेंसेस की कितना बार इनमें कितने मतलब चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव डेटा जो है मेरा इंक्लूसिव से बेटर होता है, क्योंकि ये रीड करने में इजी है और देख प्रेजेंटेबल लगता है कि हाँ भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और यहाँ पे आप देखो तो ये बेटर होता है इंक्लूसिव से। इंक्लूसिव वाला बेटर नहीं होता, तो जब भी आपको इंक्लूसिव दिया हो तो आप उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में से 0.5 प्लस करते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कैसे करा है। तो यहाँ पे जैसे आप देखो, ये इंक्लूसिव वाला था ना, तो इसको मैंने एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज किया, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो तो 1999.5 आ जाएगा। इसमें अगर प्लस करोगे तो 3999.5 आएगा। वैसे ही इनमें हमने किया, तो ये एक्सक्लूसिव में हो गया। देखो, अब यहाँ पे अपर लिमिट एक्सक्लूडेड मानी जाएगी, क्योंकि ये लोअर लिमिट है दूसरे इंटरवल की, तो हमें ये कंसिडरेशन करनी होती है। इस वीडियो में बेसिकली हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये होता क्या है, ये आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ रखा है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर। नहीं याद है तो अभी याद कर लो, अभी हम वही पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी कॉलेज लेवल का कुछ नहीं आया, तो सारा पुराना ही चल रहा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, नाम से पता लग रहा है सेंट्रल, मतलब मेरे पास कोई डेटा दे रखा है, लाइक ये मेरे पास कोई डेटा है। इस डेटा को मैंने पूरा रीड करने में तो मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, अभी तो ये छोटा है फिर भी। पर ये अगर बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे हो, 20 30 40 50 नंबर हो, तो उस पूरे डेटा को रीड करना और रीड करके उसमें से कंक्लूजन निकालना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना बहुत। इसलिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा इतने बड़े डेटा को स्टडी करने से अच्छा क्यों ना हम उसकी एक सेंट्रल वैल्यू ही कंसिडरेशन में ले आएँ, है ना। एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो मुझे पूरे के पूरे डेटा के बारे में बता देगी। समझ रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे आपके बारे में जानना है, तो आपके बारे में जानना है तो मैं किससे जानूँगा, आपकी बुआ से जाके पूछूँ कि ये कैसा है, मासी से जाके पूछूँ ये कैसा है, मामा से जाके, मामी से जाके, नहीं, उन सब से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे इतना टाइम कंज्यूमिंग टास्क करने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं क्या करूँगा, सीधा आपकी मम्मी के पास जाऊँगा, उनसे पूछ लूँगा, राइट। तो आपकी मदर नोज़ बेटर देन अस, राइट। तो आपकी मदर सब बता देगी आपके बारे में। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, मुझे सबके पास जाने की ज़रूरत नहीं, हर एक डेटा के पास अलग अलग जाने की ज़रूरत है ही नहीं। मुझे एक ऐसी वैल्यू मिल जाए, दिस इज़ द मदर, तो एक ऐसी वैल्यू मुझे मिल जाए जो मुझे पूरे के पूरे डेटा जो कहने वाला है उसको बता दे एक सिंगल वैल्यू से। मतलब जो बाकी सारे डेटा कहना वाले थे, अब वो एक वैल्यू ही कंक्लूजन दे देगी, एक ही वैल्यू बता देगी। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ, ये टाइम कितना बचा मेरा इससे।
है ना, एक ही वैल्यू से मैंने सब कुछ जान लिया, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल फिगर होती है जो रिप्रेजेंट करती है द होल सेट ऑफ डेटा, पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है क्या, पूरे सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है व्हाट, सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैं आपको आज दोबारा बता देता हूँ आपको। ये जो नोट्स हैं पहले से बन रखे हैं, बिकॉज ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, मैंने पहले से ही दूसरी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था पर वो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो इसको मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन तक ही बनाई थी मैंने ऑल दो, तो आगे का अभी हम देखते हैं। तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली होता क्या है, इसका एवरेज आपने सुना होगा, है ना, एवरेज भी एक नाम होता है। एवरेज निकाल लो, दैट इज़ मीन निकाल लो। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हम क्या करते हैं, हमारी ना 3 सीरीज़ होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, ऐसे नंबर सीधे सीधे दिए होते हैं, एक मतलब सीरीज़ दी होती है, बस नॉर्मल सीरीज़ जो होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, यहाँ पे ना डिस्क्रीट नंबर्स दिए होते हैं और उनके नंबर ऑफ अकरेंसेस दिए होते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी दी होती है कि 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 20 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 30 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो इसको डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। और एक होती है कॉन्टीन्यूस सीरीज़, जो सी फॉर कॉन्टीन्यूस, सी फॉर क्लास इंटरवल, मतलब इसमें क्लास इंटरवल दिए होते हैं। तो इसमें जो मतलब ये बताता है कि नंबर ऑफ़ अकरेंसेस बता रहा है क्लास इंटरवल में, 0 से 10 के बीच में कितने हैं, तो 2 हैं, 10-20 के बीच में कितने हैं, तो 5 है। तो इसको कॉन्टीन्यूस सीरीज़ कहते हैं। और इसी के हिसाब से ना फार्मूला डिफर होता रहता है, अरिथमेटिक मीन के तीनों का फार्मूला अलग है पर सिमिलर है, येस, तो डरो मत, सिमिलर है। स्टैटिस्टिक्स में बस फार्मूला का खेल है, फार्मूला आपने लर्न कर लिए। चैप्टर 1 में थोड़ी सी थ्योरी थी, बस वो बहुत थोड़ी सी थ्योरी थी, बाकी एक चैप्टर 4 में आएगा थ्योरी आएगी, बाकी तो सारा आपको फार्मूला बेस्ड ही है, फार्मूले से ही सब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ का तो देखो डायरेक्ट फार्मूला आपने बहुत बार छोटी क्लासेस में भी कर रखा होगा कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, कर रखा ना ये कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फार्मूला छोटी क्लासेस का, बस वही यहाँ पे लिखा है। तो समेशन, ये समेशन का सिंबल होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब इन सबको प्लस करके एन से डिवाइड कर दो तो मेरा ये एक्स है, मीन आ जाएगा, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में ये फार्मूला कैसे डिफर करता है, ये जो मीन है ना ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होता है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उन सबको सम करना होता है। मतलब 10 2 20 प्लस 21 20, तो 20 प्लस 20 40 प्लस 34 120, तो 30 प्लस 120 40 प्लस 120 इज़ 160, तो यहाँ पे मैंने 160 लिख दिया। और नीचे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज़ नथिंग, एन इज़ नथिंग बट हेयर समेशन एफ आई। तो ये याद रखना, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में जो एन होता है नीचे वाला, ये समेशन ऑफ एफ होता है, मतलब सारे के सारे नंबर ऑफ अकरेंसेस का समेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो ये कैपिटल एन होता है यहाँ पे तो सीधा पता ही लग रहा है आपको काउंट करना है, पर यहाँ पे काउंट नहीं करना, कहीं इसको भी 1 2 3 करके लिख दो, ऐसे नहीं करना। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में इनको प्लस करना होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ को, तब जाके मुझे कैपिटल एन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में पता है मेरा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में ये जो एफ समेशन एफ आई एम डिवाइडेड बाय एन, ये फार्मूला हो जाता है। एम जो है वो यहाँ पे इसको मिड वैल्यू कहते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मुझे इस इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10/2 5 आ जाएगी, तो मिड वैल्यू आ गई 5। 10 प्लस 20/2 मतलब 30/2, मिड वैल्यू 15 आ जाएगी। तो ऐसे फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, इन तीनों का फार्मूला ऐसे होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल है ना बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के ऊपर ही, जैसे देखो बाकी सब तो क्लियर है ना। अगर ये वाली सीरीज़ क्या रखी है 0 से 10, हमेशा इट इज़ बेटर कि आप डेटा को ना वर्टिकली लिख लिया करो, तो आप पेपर में भी वर्टिकली लिखना। जैसे मैं छोटा सा डेटा ले लेता हूँ, चलो 5 10 15 है, ठीक है। तो अब बताओ, ये तो क्लास इंटरवल है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अब मुझे इसकी मिड वैल्यू बताओ पहले। मिड वैल्यू 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 5 हो जाएगी, यहाँ पे 15 हो जाएगी, और यहाँ पे 20 प्लस 30 50/2 25 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे फार्मूला निकालो, चलो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सी सीरीज़ है। तो समेशन एफ आई एम डिवाइडेड बाय एन, तो एफ आई एम का कॉलम बनाओगे सबसे पहले आप, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा एफ आई एम का, ठीक है, ये आप बनाओगे कॉलम, तब जाके आंसर आएगा आपका। तो एफ आई एम क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब तो 5 5 25, ये हो गया 150, और ये कितना होगा 250 प्लस 125,
तो 250 प्लस 125 कितना होता है? 375 होता है ना, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, प्लस करके यहाँ पे जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है 5 एंड 12 14, अच्छा 0 5 450 आ रहा है ना, तो 450 डिवाइडेड बाय कैपिटल N कितना है, F का समेशन कर दो, तो 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30, बस ये आ गया। ये क्या आ गया मेरे पास, अरिथमेटिक मीन निकल कर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया करना कैसे है, ये देखना है आपने, ठीक है। फाइन, तो चलिए अब अगला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करते हैं। तो अगला मेजर देखने से पहले हम ना एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? शॉर्टकट मेथड, कि आपकी चीज़ें जो है वो आसान हो जाए। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं अपनी, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। इंडिविजुअल सीरीज़, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में जब भी आपको मीन दिया होगा तो दो मेथड आपके पास है। एक तो आप यूज़ करोगे अपना डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताओ मुझे, चलो। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला था? समेशन xi अपॉन n, ये था ना डायरेक्ट मेथड का। इससे मेरा क्या आ रहा था, मीन आ रहा था। एक इसमें मेरा होता है शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d बाय n, वेयर d इज इक्वल टू x माइनस a। तो अभी a क्या होता है? a को ना हम एज्यूम्ड मीन कहते हैं, a को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं? a को एज्यूम्ड मीन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ना कोई भी डेटा है, जैसे फॉर लेट से मैं ले लेता हूँ 16 18 23 44 45 42 52 46 40 41 28 33 35 39, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो यहाँ पे हमें ना ए जो है वो हम खुद से लेना होता है हमें। तो एक ऐसा नंबर यहाँ से मुझे बताओ जिसके आसपास सारी वैल्यूज़ आ रही हो, मतलब तो अगर मैं यहाँ पे 40 कंसिडर करूँ तो 40 के आसपास ये सारी दूर तो नहीं जा रही, इसको 26 और 28 कर लेते हैं। तो देखोगे अगर आप तो 40 के सारे आसपास ही लाई कर रहे हैं ना, या फिर अगर कोई 30 के आसपास भी बोल सकते हैं, या 35 के आसपास बोल दें, है ना, ये ज़्यादा चलेगा। तो 35 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन हो जाएगा, ये हम खुद से लेट करते हैं, ठीक है। फिर d क्या हो जाएगा, x माइनस ए, मतलब यहाँ पे मुझे अब सारी वैल्यूज़ में से a को माइनस करना पड़ेगा, तो वो d निकल कर आएगा, और फिर मुझे उसका समेशन करना, मतलब प्लस करना पड़ेगा। तो d निकालने के लिए देखो 26 माइनस 35 पूरा करोगे, फिर यहाँ आंसर आएगा। फिर 28 माइनस 35, फिर 23 माइनस 35, 44 माइनस 35, ये पूरा करके आप जब इनको सम करोगे तो वहाँ से आपके पास निकल कर आएगा समेशन d। क्या निकल कर आएगा, समेशन d। मिल गई वैल्यूज़ इसकी। तो a हमें पता लग गया क्या होता है, समेशन d पता लग गया क्या होता है। ये n क्या होता है, n तो आपको काउंट करना है, काउंट करके ये तो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये होता है एक शॉर्टकट मेथड, ठीक है। डोंट थिंक कि ये लॉन्ग मेथड लग रहा है आपको डायरेक्ट मेथड से, पर ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। क्योंकि अभी तो वैल्यूज़ कम है, पर वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा होंगी ना, तब आपको शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब अगली सीरीज़ के बारे में देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अगली सीरीज़ की, विच इज़ माई, कौन सी सीरीज़ थी अगली, डिस्क्रीट सीरीज़। कौन सी सीरीज़ थी, डिस्क्रीट सीरीज़। इसका पहले तो आप मुझे कौन सा फार्मूला बताओगे, इसका पहले आप मुझे नॉर्मल फार्मूला बताओ, मतलब जो डायरेक्ट मेथड है, हाँ नाम भूल गया था मैं। डायरेक्ट मेथड बताओ पहले तो मुझे आप। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन इज़ इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन n, ये जो है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर एक मेरे पास होता है शॉर्टकट मेथड। क्या होता है, एक शॉर्टकट मेथड। अब क्या होता है शॉर्टकट मेथड, इसका वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे एज्यूम्ड मीन तो हम लेंगे ही, प्लस में समेशन एफ डी बाई एन, बस इतना सिंपल है। डी यहाँ पे क्या होता है, वेयर डी इज़ एक्स आई माइनस ए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में आपको याद रखना है कि एन जो मेरा होता है वो समेशन एफ होता है, ठीक है। अप्लाई कर दोगे इस फॉर्मूले को, आसान है ना। बस वैल्यूज़ जो आएंगी ना उनको लिखना कैसे है, एक मैं आपको कंस्ट्रक्शन भी बता देता हूँ। तो एक पहले तो x लिखा सारा, f लिखा उसका फॉर एग्जांपल 2 4 5 6 3 4 9 12, ये दोनों लिख के
इसके बाद आप देखो कि आपके फार्मूला को और किसकी रिक्वायरमेंट है, तो डी की रिक्वायरमेंट है लेट्स से, है ना, या ये वाला कर रहे हो तो एफ आई एक्स आई की रिक्वायरमेंट है, पर यहाँ डी है तो लेट्स से डी हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा एक्स आई माइनस ए। अब ए आप कुछ भी मान लो, चलो यहाँ, तो ए यहाँ से आप कुछ भी मान लो, देखो सेंट्रल वैल्यू 4 मान लो या 5 मान लो, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ अपने 5 को। तो अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए मतलब 5, एक्स आई कितना हो जाएगा, एक्स आई यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया। फिर करो 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, है ना, ये चीज़ें है ना। तो ये डी आ गया यहाँ से मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, अगला देखो एफ डी चाहिए, तो एफ डी करवा लो अपनी। एफ डी कैसे करवाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए इनको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे -9 -4 0 12। अब इसका समेशन चाहिए तो इनको प्लस कर लो, तो -9 -4 -13 एंड 12 -13 -1 आ गया सम करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस और तो कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी चाहिए, देखो एन भी चाहिए, समेशन एफ कर लो, इनको प्लस कर लो, 12 + 4 16 + 3 19 + 9 28 आएगा। तो इनको आप टेबुलर फॉर्मेट में आपने बना दिया पूरा अच्छे से, पेपर के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पे मीन निकाल लो, ए कितना था 5, तो 5 प्लस समेशन एफ डी कितना आया -1/n कितना है 28, मीन आ गया। ये मुश्किल था क्या, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इसको कैलकुलेट कर लो, मीन आ गया। तो ऐसे आप शॉर्टकट मेथड इसमें यूज़ कर सकते हो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, ठीक है। एक और अब सीरीज़ हमारी होती है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में आप क्या करोगे, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के भी दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट मेथड जो आपको मैंने पीछे बता ही दिया था, क्या होता है डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्टली मीन निकालो समेशन एफ आई m/n करके, और m का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। और एक होता है इसका शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है, ये कहता है, तो ये कहता है कि आप मीन कैलकुलेट करो a प्लस समेशन एफ डी डैश बाई एन इंटू आई करके। हाँ जी, तो इसको हम ना स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। और आप ये अप्लाई कर लेना अगर कंटिन्यूस सीरीज आ गई तो, ठीक है। अब यहाँ पे डी डैश क्या होता है, डी डैश इज़ नथिंग बट इट इज़ डी डिवाइडेड बाई आई, डी डिवाइडेड बाई आई। ए आपको पता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, और एन आपको पता है। अच्छा ए आप निकालोगे कैसे, ए आप यहाँ पे फाइंड कैसे करोगे, तो वो ए जो है ना वो डायरेक्टली नहीं दिया होगा, चलो मैं इसको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास डेटा है लेट्स से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये क्लास इंटरवल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी क्या लूँगा, मिड वैल्यू लेता हूँ ऑब्वियसली, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 5 15 25 आएगा। फिर मुझे इनकी फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन में दी होती हैं, लेट्स से ये है इनकी फ्रीक्वेंसी। फिर मुझे अगला क्या निकालना होता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने को, क्वेश्चन कह रहा है कि अब क्या निकालो, डी निकालो। तो डी क्या होता है x - a, तो हमें फार्मूला पता ही है। अब a जो है ना यहाँ पे वो मिड वैल्यू से उठाना है a, तो इसमें से मैं ढूंढने लग जाना a, इसमें से मिड वैल्यू से a उठाना है, ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सारी d की वैल्यूस आ जाएगी। फिर इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, फिर आप कैलकुलेट करोगे d डैश जो होता है d डिवाइडेड बाई आई। अभी i क्या होता है, i इज़ नथिंग बट क्लास इंटरवल, मतलब गैप बिटवीन क्लास इंटरवल। जैसे आई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे 10 - 0 तो 10 है इसकी हाइट, आई की वैल्यू 10 है यहाँ पे, ठीक है। तो डी डैश अगर निकालना है तो लेट से यहाँ पे अगर वैल्यू आई है x - a मतलब 5 - 15 - 10, तो ये कितना आ जाएगा डी डैश -10 डिवाइड बाई 10 मतलब -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी सारी कैलकुलेट कर लोगे, यही सारी कैलकुलेट करके शॉर्टकट मेथड वाले फॉर्मूले में लगा देना, a प्लस समेशन एफ आई डी डैश बाई एन इंटू आई, इस फॉर्मूले में लगा देना, ठीक है। एफ डी डैश बाई एन इंटू आई, तो डी डैश हमने निकाल लिया। हाँ ये देखो ये डी डैश आएगा ना, उसके बाद एफ डी डैश भी करना पड़ेगा, तो अगला कॉलम ये बनेगा एफ डी डैश का। तो ये करके इसका समेशन करना पड़ेगा, सम करके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू तो 10 है यहाँ पे, एन आपको पता ही है कॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए समेशन एफ होता है एन, है ना। एज्यूम्ड मीन थोड़ा सा यहाँ पे अलग होता है, तो हमें मिड वैल्यू से देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, और इसे याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, इजी है, ठीक है। एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, तो हम ना यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं
जैसे हमें ना कभी कभी डेटा ऐसे में दिया होता है, मार्क्स दे रखे हैं <10, <20, <30, ये भी पेपर में आ सकता है। तो इसे ना ऐसे तो रीड करना और प्रेजेंटेबल फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं अपने इंटरवल्स पे। इंटरवल्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको हम 0 से 10 कर देते हैं, <10 को 10 से 20 और सो ऑन, ऐसी 40 से 50 तक। ठीक है, ये <10 वाला केस था। ठीक है, पर हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ये दे रखा है, ये भी वाले का, ये देखो जब आपको क्वेश्चन दिया होता है ना, तो कैसे दिया होता है वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो आपने क्या करना होता है, वाला भी दिया होता है, वाले के साथ ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए होते हैं। अब यहीं पे सारा खेल है, देखो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज नहीं है, तो हमें इसको भी फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वाली सारी चीज़ों को इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अगली वाली कॉलम को भी इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी में। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, के लिए 5 है तो 5 लिख दो, और अगले वाले पे जाने के लिए ना 17 - 5 मतलब 12 करो, फिर अगले वाले पे जाने के लिए 31 - 17 करो, अगले वाले पे 41 - 31 करो, फिर 49 माइनस। तो इससे ये जो निकल कर आ रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसे बनता है वाले डेटा के लिए। ठीक है, तो वाला डेटा आपने डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखना। डायरेक्टली इस्तेमाल आप नहीं करोगे वाला डेटा, तो आपने कैसे उसको यूज़ करना है, वाले डेटा को जो आपके साथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं ना, उनको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा आपको। ऐसे चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी पे मैंने बदलना आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया, चेंज करके बस अब जो करते हो वो फार्मूला आप लगा दोगे। डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट के हिसाब से, जैसे कॉन्टीन्यूस है ना, तो कॉन्टीन्यूस वाला फार्मूला आप लगा दोगे। ठीक है, तो इतना सिंपल था ये। एक मोर देन वाला भी होता है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी कभी ना आपको डेटा ऐसे दिया होता है, देखो मोर देन 0 मतलब 0 से ज़्यादा, मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे दिया होता है। तो इस डेटा को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 0 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 6 में, 6 से 8 में। और अब 0 से 2 एक इंटरवल बन गया, 2 से 4 एक बन गया, 4 से 6, 6 से 8। तो ऐसे ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब यहाँ पर भी खेल है, वाले में भी 7 वाला कॉलम, जो जब क्वेश्चन देखो जो स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर भी 7 वाला जो कॉलम होता है ना, ये कॉलम, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, कमेंट्स में आंसर बता देना इसका। ठीक है, तो ये जो कॉलम है ना, साथ में और मोर देन के, ये जो कॉलम होता है, ये असली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बस गेम खेल रहा है आपके साथ। ठीक है, तो इसको इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करना, इससे आपने असली फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और वो निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे अलग होता है। जैसे आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं इधर, तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे पता है, इधर आप निकालोगे ऐसे, 30 आपको दे रखा है, तो आप ना नीचे से शुरू करो। वाले में ऊपर से शुरू कर रहे थे ना, यहाँ पे 10 है तो 10 एज इट इज़ रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। फिर ऊपर वाला वैल्यू चाहिए ना, तो हम 18 - 10 कर लेंगे, तो 18 - 10, फिर हम 24 - 18 कर लेंगे, फिर हम 28 - 24, 30 - 28 कर लेंगे। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ निकलती रहेंगी। ठीक है, ऐसे आप कन्वर्ट करोगे अपना ये वाला कॉलम इनटू रियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं था ये, पक्का। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। तो ऐसे आपको ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसी में हम, इसके नोट्स मेरे बन रखे हैं, तो इसी में हम क्या करते हैं, मीडियन एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब मीडियन डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग सीरीज़ का। जैसे अगर आपको नॉर्मल सीरीज़ दे रखी हो, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़, तो अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, डायरेक्टली लर्न कर लो। इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये एथ टर्म लिख रखा है। एथ टर्म का क्या मतलब है कि जैसे अगर आपके पास लेट से ये दे रखा है 3, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स, ये n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5, तो 5 + 1, 5 + 1 कितना हुआ, 6, 6/2 3, तो थर्ड टर्म, इसकी थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3, ये तो देखते पता लग रहा है, ये मेरा क्या होता है, मीडियन होता है। तो ऐसे करना है। यहाँ पर भी देखो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2, मतलब जैसे यही वाली चीज़ मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 9 भी लिख देता हूँ। तो n/2th करो ज़रा, अब n कितने होगा मेरे पास, पहले 5 टर्म 6 होगा ना, तो 6/2 मतलब 3, तो थर्ड टर्म कितनी है, 6, तो 6 प्लस 3 + 1, फोर्थ टर्म कितनी है, 7, तो 6 + 7/2 13/2, और 13/2 कितना होता है आपके पास, 2 6 12 ना, तो 6.5।
ये आपका मीडियन निकल कर आएगा अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। और नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। सिंपल है, ये छोटी क्लासेस में आपने कर रखा है, इसमें कुछ नया अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको हैप्पीनेस शो करने की नीड नहीं है, क्योंकि अभी सारा इजी चल रहा है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की बात कर लें तो ये भी 11th क्लास का फार्मूला है। कॉन्टीन्यूस में आपको कोई भी सीरीज़ दे रखी होगी ना, तो डायरेक्ट ही फार्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या होता है और एन क्या होता है, सी एफ एफ एच क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो एल इज़ बेसिकली लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये आप लिख लो कहीं पे। एल इज़ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एन इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सी एफ इज़ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज़ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मिडिल क्लास, मीडियन क्लास। मतलब जब मीडियन क्लास आती है ना, मीडियन क्लास की जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो दिस इज़ द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीवियस टू द मीडियन क्लास। और ये वाली फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और ये हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूँ, एक देखो। तो यहाँ पे ये सारी इंटरवल्स दे रखी हैं, ये फ्रीक्वेंसीज। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, है ना। जैसे यहाँ पे 6 लिखा, अगले में 6 + 12 18, 12 प्लस 6 + 12 किया ना, फिर 18 + 17, फिर 35 + 30, फिर 65 + 10। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ना n/2 निकालते हो। n/2 ना आपका 50 आ जाए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम डिटरमाइन कैसे करें लोअर लिमिट को, ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन लोअर लिमिट, मतलब मीडियन क्लास कौन सी है ये कैसे पता चलेगा, व्हाट इज़ द मीडियन क्लास। तो एक तरह से वही मीडियन क्लास कौन सी है, तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिलीट कर देना प्लीज़, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो हम मीडियन क्लास को पता करने के लिए क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे 50। अब आप मुझे बताओ 50 के पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, सी एफ देख कर बताओ। 50 से पहले आता है 35, 50 के बाद आता है 65, तो 50 के पास कौन सी है, 65, बस यही मीडियन क्लास है। कितना सिंपल है, मुश्किल था क्या, नहीं। तो ऐसे हमें मीडियन क्लास पता लगती है। फिर यहाँ से हम पता करेंगे कि एल हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी तो 30 है ही, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसके पहले वाले की लेते हैं, मतलब 35 हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे आप अपने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लोगे, ठीक है, फाइन है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मोड कैसे निकाल। तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए मोड का क्या फार्मूला होता है, L + f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 × h। अब ये सारी चीज़ें क्या होती है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास दे रखा है, देखो, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। अब आपने देखना है कि इन सारी फ्रीक्वेंसीज में से सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है। जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी ना, जो ग्रेटेस्ट होगी, वही आपको मॉडल क्लास दे देगा। ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 25, तो एल की वैल्यू पता लग गई जो फार्मूला में थी। हाइट तो आपको पता है, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, लोअर लिमिट प्लस सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 15 - 5 10 हो गई हाइट, है ना। और f1 f0 f2 क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे f1 जो है वो 10 होता है, ठीक है। मतलब जो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज़ योर f1। और f1 से पहले वाला वो f0 होता है। 1 से पहले आता है ना 0, तो 1 से पहले जो 0 आया दैट इज़ योर f0, मतलब f0 6 है। और इसी के बाद वाला दिस इज़ f2, तो f2 आपका यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पता लग गई। अब बताओ, इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, मोड आ गया कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये सारा पीस ऑफ केक है, ठीक है, फाइन। तो इन्हीं का मोड निकालने को आता है वैसे ज़्यादातर, पर अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दे रखी हो तो उसमें कैसे पता चलेगा मोड क्या है। जैसे आपको ये दे रखा हो, देखो वैसे आएगा नहीं पर फिर भी बता रहा हूँ, 2 2 2 3 4 5 5 6, तो इसमें मोड क्या है, तो मोड इज़ इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है ना उसको मॉडल क्लास बोल देता है। सबसे ज़्यादा रिपीट यहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ पे मोड 2 है, ठीक है। अगर दो चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, अगर लेट से यहाँ पे 5 भी हो जाता फिर से, तो यहाँ पे मोड जो है वो 2 हो जाती, 2 भी हो जाता, 5 भी हो जाता, देयर आर 2 मोड्स, ठीक है। तो ऐसे को हम बाय मॉडल कहते हैं, बाय मॉडल डेटा, ठीक है। जब 2 मोड आते हैं ना तो उसे बाय मॉडल डेटा कहते हैं, ठीक है, फाइन है, कर लोगे। ये इंडिविजुअल सीरीज़ का था। डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर आपको दे रखा होगा तो वहाँ पे तो निकालना सबसे ईजी है। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी मोड कहलाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 2 5 10 ये एक्स है और एफ दे रखा है 10 20 30। तो आप देखो कौन से ऑब्जर्वेशन की सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 10 की है, तो 10 मेरे यहाँ पे मोड है, तो मोड इज़ इक्वल टू 10। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया।
कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के ना फॉर्मूले थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा और ये एग्जांपल के साथ आपको समझाया। बाकी आप कॉलेज में आ गए हो, इतना तो आप खुद कर ही लोगे, सारे फार्मूला तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, फाइन है, आसान है ना, तो बहुत आसान है। ठीक है ना। इनफैक्ट ये जो मैंने पीछे आपको बताया था, ये जो पीछे मैंने आपको बताया था ना मीडियन के जो दोनों फार्मूलाज हैं, ये भी किसके लिए थे? इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए थे। ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम मीडियन कैसे निकालते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। आपको जो मेन फोकस किस पे करना है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है ना। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन आप हम अगला टॉपिक है हमारा, इसके भी अलग अलग फार्मूला होते हैं, डायरेक्ट आपको याद रखना है। इंडिविजुअल सीरीज़ आपको ऐसे जब दिया होगा ना, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला याद है ना, ये होता था, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये होता है। वहाँ पे आपको सबसे पहले x की वैल्यू दी होती है, तो आपको उससे log x निकालना पड़ता है। log x निकालोगे, फिर log x का समेशन करोगे, न्यूमरेटर आ गया। n क्या होता है यहाँ पे? n तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बस, और n उस पूरे का ये रेशो का आप एंटी लॉग जब कर दोगे तब आपका आंसर आएगा ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, तो लॉग एंटी लॉग लेने अगर आपको नहीं आते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे या आई बटन पे, अगर मैंने बनाई होगी तो। ठीक है, नहीं बनाई हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, भूल ना जाऊँ मैं, तो मतलब याद दिला सकते हो आप। ठीक है, अगला डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो है उसका फार्मूला होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन, यहाँ पे लॉग एक्स था ना, बस यहाँ पे समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय एन हो जाएगा, और कुछ नया नहीं है। जैसे एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है ना, एक्स और एफ दे रखे हैं, तो इसका हम एंटी लॉग के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए हम एफ लॉग एक्स की जगह एम हो जाएगा, पहले वाली चीज़ें चल रही है। एम क्या है? मिड वैल्यू। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है ना, कि एम क्या होता है और ये सब क्या होता है, एफ़ क्या होता है, अभी हमने वही डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन छोटा सा टॉपिक है। अरिथमेटिक मीन हमने कर लिया है, हार्मोनिक मीन देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। तो हार्मोनिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज़ का फार्मूला, अगर आपको x1 x2 दो चीज़ें दे रखी हैं, तो मतलब इसका फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय x। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। ये फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन का। क्या होता है? n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। तो जैसे यहाँ पे देखो दो हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय x3 एंड सो ऑन। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज़ का फार्मूला ये हो जाता है। 1 बाय x की जगह f बाय x हो जाएगा, n बाय समेशन f बाय x। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे, x के बनेंगे, f के बनेंगे और f बाय x के बनेंगे। तो फिर आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे क्या करोगे? यूज़ कर दोगे। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए क्या होता है? कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का ये फार्मूला होता है हार्मोनिक मीन का, n डिवाइडेड बाय समेशन f बाय m। m क्या यहाँ पे? मिड वैल्यू। बस इतना सिंपल था। ठीक है, तो चलिए अब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मतलब लास्ट मेजर है ये, विच इज़ पार्शियल वैल्यूज़। ठीक है, पार्शियल वैल्यूज़ में आपके सबसे पहला आता है क्वार्टाइल्स कैसे निकालेंगे हम। क्वार्टाइल्स निकालने का डायरेक्ट फार्मूला ये होता है साइज़ ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। साइज़ ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। ठीक है, मतलब Q1, मतलब अगर फर्स्ट क्वार्टाइल मैंने निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? साइज़ ऑफ n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है विच इज़ r। r भी आता है यहाँ पे। ठीक है, r इज़ नथिंग बट दिस थिंग। जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू एन प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। तो Q2 अगर मैंने निकालना है तो क्या आएगा? साइज़ ऑफ 2 n प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। ठीक है, सिंपल। Q3 अगर मैंने निकालना है तो कैसे आएगा? साइज़ ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 बाय फोर्थ टर्म। ऐसे ही ऑन चलता रहेगा। आसान है ये भी। ठीक है, बहुत आसान है। और फिर अगला है डिसाइज, ये भी बहुत आसान है। डिसाइज इज़ नथिंग बट दिस इज साइज ऑफ आर एन प्लस 1 बाय 10th टर्म। मतलब अगर मैंने D1 निकालना है ना, और अगर मैंने D9 निकालना है
या D10 निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता मैं, डिसाइड्स यहीं तक आएंगे, ठीक है फाइन। तो D1 का क्या फार्मूला हो जाएगा, 1 × n+1/4 टर्म की साइज़। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। D9 क्या हो जाएगा, साइज़ ऑफ 9 × n+1/10th टर्म। D10 क्या हो जाएगा, साइज़ ऑफ 10 × n+1/10th टर्म। ठीक है, आसान है। तो चलिए अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो इसका हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर लेट्स से मेरे पास एक सीरीज़ है 10, 30, 40, 20, 15, 25, 35, 45, ठीक है। ये मेरे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। क्या आएगा अरेंज करेंगे तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप क्या करो, इसको ना एक ऐसे टैबुलर फॉर्म में लिख लो, S1 और X, मतलब ऐसे करके लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन। ये आपने लिख लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ Q1 क्या होगा। तो होगा 1 × n+1/4 टर्म। अब ये है साइज़ ऑफ 1 × n+1/4 टर्म। तो ये हो जाएगा साइज़ ऑफ n, यहाँ पे कितना है n, अब टोटल करो यहाँ पे कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8+1 मतलब 9/4 टर्म। तो 9/4 इसका क्या आंसर आएगा, 9/4 मतलब जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.25 थर्ड टर्म, राइट, ये आएगा ना। तो अब ये डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल वाली चीज़ के लिए ना मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा यहाँ पे, और वो अलग क्या होता है, तो ये क्या होता है पता है, ये हमारे पास हो जाएगा साइज़ ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड आइटम प्लस 0.25 सेकेंड, थर्ड माइनस सेकेंड आइटम, ये इसका फार्मूला है। तो 2.25 है तो सेकेंड आइटम प्लस 0.25 थर्ड आइटम, मतलब 2 के बाद वाला थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, ठीक है। तो सेकेंड आइटम आप यहाँ से देखो क्या है, ठीक है। तो सेकेंड आइटम का क्या मतलब है कि ये सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है 15, तो ये हो गया 15 प्लस 0.25 थर्ड आइटम यहाँ पे कितना है, थर्ड आइटम इज़ 20, तो 20 माइनस 15 है ना, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 15 प्लस जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5, 1.25, तो हो गया 16.25। ये क्या निकल कर आ जाएगा इसका क्वार्टाइल 1, फर्स्ट क्वार्टाइल निकल कर आ जाएगा, इसे फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, ठीक है। कर लोगे, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, हाँ जी। तो ऐसे डेसिमल वैल्यू आ गया तो हम ऐसे करते हैं, पर क्या हो अगर डेसिमल वैल्यू ना आए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका आया साइज़ ऑफ फिफ्थ टर्म का साइज़, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो लिखा होगा 30, तो 30 इसका डायरेक्टली लिख दोगे 30 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपने वहाँ पे लिख देना है कि वो 30 हो जाएगा अगर डेसिमल वैल्यू ना आई तो। पर अगर डेसिमल वैल्यू आई तो आपने ये करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें पूरा, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशंस, ठीक है। ये था इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। चलिए एक डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए देखें, या इंडिविजुअल में ही एक बार डिसाइड्स भी देख लेते हैं ना, तो उसमें भी सेम फार्मूला ही लगेगा, इसमें कुछ खास तो है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिसाइड में D9 कैलकुलेट करना है, और D9 अगर लेट से आपका आ रहा है 8.5, तो क्या आ जाएगा एट्थ आइटम प्लस 0.5, और एट्थ का अगला टर्म क्या होता है नाइन्थ, तो नाइन्थ आइटम माइनस एट्थ आइटम, बस दैट मच सिंपल। तो वहाँ पे भी D9 आप ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। पर डिफरेंस इसमें क्या रहेगा, वहाँ पे फार्मूला अलग हो जाएगा, फार्मूला इसका Rn+1/10th टर्म का साइज़ हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, पर आंसर जो आएगा उसमें करना तो सेम ही ऑपरेशन है आपने, ठीक है। करोगे तो उसमें सेम ही ऑपरेशन। सिमिलर केस फॉर परसेंटाइल्स। अब परसेंटाइल क्या होते हैं, परसेंटाइल मतलब
वो 100 तक जाते हैं। मतलब अगर आपको P59 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 59 n+1/100 टर्म का साइज़। ठीक है, तो 59 n+1/100 टर्म का साइज़। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला इसका क्या आ जाएगा, इधर r आ जाएगा बस। ठीक है, r n+1/100 टर्म। फाइन, सिंपल। तो चलिए एक एग्जांपल हम डिस्क्रीट सीरीज़ का भी देख लेते हैं। तो फॉर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए क्या होगा, लेट्स से मेरे पास कोई एग्जांपल है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये पूरा दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी f लिखेंगे एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, यहाँ से हमने n कैलकुलेट कर लिया। लेट्स से ये है 49। ठीक है, n क्या है मेरा यहाँ पे 49 कैलकुलेट किया। इसे n फार्मूला मैंने डिस्क्रीट का बताया था, क्या होता है, समेशन ऑफ f होता है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे तो समेशन ऑफ f होता है 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q3 निकालना है तो 3 × 49 + 1/4, मतलब ये आंसर आया 37.5। और 37.5 आपको कैलकुलेट करना आता है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम वैसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, पहले जैसे कर रहे थे ना, इससे आ गया 37.5, तो 37th आइटम पर। यहाँ पे तो आप देखो 37th आइटम है ही नहीं कहीं। तो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी पड़ती है। तो 37.5 से जस्ट ग्रेटर फाइंड करो क्या है, जस्ट ग्रेटर ये है ना 41। तो ये जो 41 है इसका जो ऑब्जर्वेशन है 15, तो ये 15 यहाँ पे Q3 का आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं, दैट मच सिंपल। D6 अगर आपने निकालना है तो सेम फार्मूला यूज़ किया आपने यहाँ पर भी। और आंसर अगर 30th आया तो 30 से जस्ट अबव देखो 34 है, तो 34 क्या है, जस्ट अबव है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है, 14 है। तो D6 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। D6 इज़ 14। ऐसे ही हम सेम क्या करते हैं, परसेंटाइल में अपना करते हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ हम परसेंटाइल में करेंगे। अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ के लिए देख लेते हैं क्या होगा। जैसे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ दे रखी है तो इसका Q1 निकालने का ना एक फार्मूला है। जैसे हम मीडियन निकालते थे ना, L+n/2 - CF, वैसे एक फार्मूला इसका है L+n/4 - CF। डिसाइल के लिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, परसेंटाइल के लिए 100 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। Q2 का फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये Rn/4 है बाय द वे। ठीक है, इसको यहाँ पर जो 2 होगा तो इधर भी 2 आएगा, 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 आना ज़रूरी है। तो L+2n/4 - CF/F × H हो गया। यहाँ पे सेम Q3 का। D3 में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे सेम ही रहा, पर यहाँ पे n/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, n/10 आ जाएगा। ठीक है, सेम आप परसेंटाइल के लिए कर लोगे। फाइन, इजी है ना। तो अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप एग्जांपल देख लो, पहले से खुद से ट्राई करो। इंटरवल्स आपको दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दे रखी नहीं मतलब आपको निकालनी है, निकालनी सिखाई थी ना। तो Q3 L+3n/4 - CF/F × H हो गया। n मेरे पास कितना है, 160 है। n तो हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, समेशन f करके। हाइट हमें पता है 10 कैसे निकालते हैं। यही पूरा मैंने सॉल्व किया और मेरे पास यहाँ से Q3 का आंसर आ गया 120। Q3 का नहीं आया ये आंसर, ये 3n/4 का है। ये आपको मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया था ना मैंने, मीडियन जब हम कर रहे थे कॉन्टीन्यूस इंटरवल का। तो 3n/4 सबसे पहले हम ये वाली चीज़ कैलकुलेट करते हैं। ये वाली चीज़ जैसे मैंने कैलकुलेट करी, तो कैलकुलेट करके जो आंसर आता है ना 120। अब हमें देखना है कि 120 से जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो 141 है। तो जो जस्ट ग्रेटर वाली होती है वो हमारी मीडियन क्लास बन जाती है, वहाँ से हमें L मिल जाता है, वहीं से हमें F मतलब 35 मिल गया, और CF तो पहले वाला होता है प्रीवियस वाली क्लास का। और यही सारी वैल्यूज़ जो वहाँ पे पुट करेंगे तो Q3 हमारे पास 34 आ जाएगा। सिमिलरली आप D8 और P56 का आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ये भी ऐसे कैलकुलेट करना। ठीक है, पर वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, इधर हम 8n/10 अलग से सॉल्व करेंगे, 8n/10 अलग से सॉल्व करेंगे, 56n/100 अलग से सॉल्व करेंगे। फिर जो आंसर आएगा ना, इसको सॉल्व करके 8n/10 को, उससे जस्ट ग्रेटर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखेंगे और वो मीडियन क्लास अलग बन जाएगी फिर। तो ये यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है, ये बच्चे ना यहाँ पे मीडियन क्लास एक ही ले लेते हैं। कोटाइल की, डिसाइल की और परसेंटाइल की एक ही नहीं लेनी आपने, एक नहीं लेनी है, अलग अलग कैलकुलेट होगी और मीडियन क्लास वेरी करेगी, डिफ़र करेगी, अलग आएगी। तो उसके हिसाब से आपको आपका आंसर भी जो है वो बदलता रहेगा। ठीक है, सो ये हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवर कर लिए हैं।